अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। रियासत से मुजाहमत करके देख ली, हुकूमत से मुफाहमत भी करके देख ली और कानूनी जंग भी लड़कर देख ली। तहरीक इंसाफ के लिए बज़ाहिर कहीं से भी कोई खास रिलीफ मुयस्सर नहीं आ सका, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने अब सोलो लड़ाई को मुश्तरका लड़ाई बनाने का मंसूबा बना लिया है, जिसके लिए अपोजिशन की तमाम जमातों को मिलाकर हुकूमत के खिलाफ नई महात आराई की तैयारी हो रही है। ताहम यह मिशन भी तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसान नहीं होगा, बिलखसूस जब जमीयत उलमा इस्लाम पे का तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद और इल्हाक नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर दिखता है। और मौलाना को मनाने से कबल तहरीक इंसाफ ने बाकी अपोजिशन जमातों की जानिब रुख किया है ताकि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत दी जाए और तमाम अपोजिशन जमातों को सड़कों की सियासत की तरफ लाया जाए। इस मुतालिक अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के राब्ते और मुलाकातें जारी हैं और पहले मरहले के तौर पर अपोजिशन क़यादत ने सिंध में पड़ाव डाला है, जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत 3 रोज़ा दौरे पर सिंध पहुंची है। और आज अपोजिशन के वफ्द की GDA की क़यादत से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद असद कैसर ने यह दावा किया है कि GDA ने रवा माह उस कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हामी भर ली है कि शाहिद हक्कान अब्बासी और महमूद खान अचकज़ई ने 26 और 27 फरवरी को मुनक्कद करनी है, जिसमें अपोजिशन जमातों के अलावा तुलबा और वकला को भी दावत दी गई है। और कभी इम्कान है कि इसी कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तयन किया जाएगा। GDA की तमाम क़यादत की पीर साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी दावत थी, उन्होंने वो दावत कबूल की। इंशाल्लाह हम जो 26 और 27 को महमूद खान अचकज़ई साहब और शाहिद हक्कान अब्बासी ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो बुनियादी तौर पर कौमी एजेंडे के लिए है और 26वें आइनी तरमीम के तहत जो अदालतों को मैनेज किया गया है, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम निकले, पूरी कौम आवाज़ उठाए, इसलिए कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और इस मुल्क में वो पार्लियामेंट होगा जो पार्लियामेंट अवाम की सही मानों में नुमाइंदगी होगी। PTI के बकौल तमाम अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं और आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चला रहे हैं ताकि वोट चोरी ना हो। गो के तहरीक इंसाफ तो इस तहरीक की कामयाबी से मुतालिक पुर उम्मीद है, लेकिन तहरीक इंसाफ से ही हाल ही में बेदखल होने वाले रहनुमा शेर अफजल मरवत को यह तहरीक किसी सूरत कामयाब होती नजर नहीं आ रही। जिन हालात से आजकल पार्टी जो है गुजर रही है, ईद के बाद जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, मुझे कोई एहतजाजी तहरीक नजर नहीं आ रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के इस मुमकिन गठजोड़ का सामना करने के लिए हुकूमत ने भी आस्तीनें चढ़ानी शुरू कर दी हैं। इत्तलात के मुताबिक अपोजिशन की जमातों के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने के फैसले और PTI के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात मुतवक्को है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात के दौरान हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला भी ज़ेर गौर आएगा। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म ने भी अपोजिशन को सड़कों की सियासत से बाज रहने का मशवरा दिया है, जिनके मुताबिक इस्लामाबाद पर बार बार चढ़ाई मुल्क की तरक्की के लिए नुकसानदेह है। एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा। एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भूला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आज़म के अलावा मुक़तदरा के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वॉडर ने भी अपोजिशन अलायंस बनने या किसी भी किस्म की एहतजाजी तहरीक शुरू ना होने की पेशगोई की है, जिनके मुताबिक PTI खुद ही मौजूदा हुकूमत की जामिन है और PTI रहनुमाओं ने खुद ही इमरान खान को समझौते के तहत जेल में रखा हुआ है। जब मैं चीख के पीट के बोल रहा था कि वो ट्रम्प कार्ड प्ले कार्ड बन जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे ही सब कुछ चलेगा, ये खुद PTI चाहती है कि वो जेल में रहे और भरपूर तरीके से, और नून लीग की जामिन ही PTI है। ना ग्रैंड अलायंस मुझे नज़र आ रहा है, ना कोई धरना नज़र आ रहा है, ना कोई मरना नज़र आ रहा है, ना कोई डी चौक पे प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है, ना कोई हंगामा नज़र आ रहा है, ना कौम मुझे बाहर निकलती नज़र आ रही है। कुछ ऐसा नहीं होगा और ये सब टोपी ड्रामा है। ये सब समझौते के तहत PTI वाले बानी PTI को जेल में रखे हुए। ये इंश्योरेंस है इस गवर्नमेंट की और कोई इंश्योरेंस नहीं है। एक तरफ हुकूमत और रियासत तहरीक इंसाफ को सियासी मामलात को लेकर सिस्टम से ना लड़ने का मशवरा दे रहे हैं, तो कानूनी महाज को लेकर बज़ाहिर ऐसा ही मशवरा गुज़िश्ता रोज भी तहरीक इंसाफ को उस वक्त मिला जब पार्टी के वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई अहम मुलाकात हुई। गो के गुज़िश्ता रोज की मुलाकात से मुतालिक तो PTI ने यही मौक़िफ़ दिया था कि उन्होंने चीफ जस्टिस को PTI से होने वाली नाइंसाफियों पर
एक्शन लेने का मशवरा दिया है। ताहम आज इस मुतालिक यह खबर सामने आई है कि चीफ जस्टिस ने उल्टा तहरीक इंसाफ को सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दे दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई जराए ने यह इंकशाफ किया है कि चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निजाम का हिस्सा बने रहने और बाइकआउट से गुरेज करने का मशवरा दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि पीटीआई वालों को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आखिरी इजलास का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। यह इजलास सुप्रीम कोर्ट में अदालती तकर्रियों पर गौर के लिए तलब किया गया था। वफ्द को बताया गया कि अगर पीटीआई के अरकान इजलास में शरीक होते तो कुछ तकर्रियां मुख्तलिफ हो सकती थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर पीटीआई इजलास में शरीक होती तो सुप्रीम कोर्ट की बाज तकर्रियों पर फर्क पड़ता। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस की जानिब से पीटीआई को दी गई इस तजवीज की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक कर दी है। ताहम उनके बकौल पीटीआई की अदलिया से मायूसी अपनी जगह बरकरार है। चीफ जस्टिस साहब ने मशवरा दिया है कि आप सिस्टम के अंदर ही रह के चलें और बाइकआउट ना करें। आपकी बात दुरुस्त है। आल्दो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हमारी चार्जशीट बड़ी लंबी है, लेकिन अदलिया से भी हम कोई ज़्यादा खुश नहीं है। जब चीफ जस्टिस के सामने मुलाकात हमारी हुई है तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हमें आइसोलेट किया जा रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और हमारे साथ एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ ऐसा सलूक करना ये जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। इस तमाम सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि खान साहब की ही हिदायत पर और अहकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। आज भी जो अपोजिशन राइस है वो सिंध के दौरे पर है, वहाँ GDA की क़यादत से मुलाकात हुई है। तो क्या अहदाफ हैं? कोई 26 को कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में होने जा रही है। ये जो सारी अपोजिशन को आप इकट्ठा कर रहे हैं, ईद के बाद आपका तहरीक चलाने का प्लान है, किस तरह की ये तहरीक होगी? सिर्फ ये कॉन्फ्रेंसेज और जलसे जुलूस ही होंगे या कोई डिसाइसिव एक्शन की तरफ भी जाएंगे? देखिए, अभी हम तमाम जमातों को इमरान खान साहब की तरफ से दिए गए एजेंडा के ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं और हम मुल्क में जमहूरियत की रिवाइवल चाहते हैं, आइन की रिवाइवल चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी चाहते हैं, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को रुकवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया हो, पैका जैसे लॉ जो हैं वो ना हो। तो ये तमाम बात जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जमातें, उनसे हमें मुस्बत जवाबात मिल रहे हैं। आज भी GDA की आपने कराची में देखी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तहरीक के जो खतोखाल होंगे, इसका मैनरिज्म और इसकी डेट्स, ये हम मुत्तहदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से जो है वो देंगे। और इसमें जो है अभी खान साहब से मुलाकातों पे पाबंदी भी, उसमें एक वजह ये भी है कि हमारी जो कि अपोजिशन से ये राब्ते हो रहे थे, इसकी जो अपडेट है वो उनके पास ना पहुंचे, तो इसको रुकवाने के लिए भी ये मुलाकातों पे पाबंदी मेरे ख्याल में ये लगवाई गई है, ताकि इमरान खान साहब का ये जो अपोजिशन अलायंस बनाने का जो एक एंडेवर है, इसको रोका जा सके। लेकिन क्या वजह है कि बहुत से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शक में मुब्तला हैं, या उन्हें लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना ईद के बाद भी? अगर बात करें इस हवाले से राय आ चुकी है। आज फैसल वाडा साहब ने भी कहा कि ईद के बाद कोई तहरीक नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। फिर तहरीक इंसाफ से ही अभी पिछले हफ्ते जो बेदखल किए गए हैं शेर हसन मरवत साहब, वो भी कह रहे हैं कि कोई भी तहरीक जो है वो ईद के बाद नहीं चलने वाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कह रहे PTI का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, कैसे तहरीक चलेगी? देखिए, फैसल वाडा और शेर हसन मरवत की जो आराई है ना, गुजारिश ये है कि क्योंकि दोनों एक पॉलिटिकल एंडेवर होता है, उसमें ज़ाहिर है पॉजिटिव नेगेटिव ओपिनियंस होती हैं। मेरी और मेरे बहुत सारे दोस्तों की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी है, उन दोस्तों की राय ये है कि हम जो है कामयाब हो जाएंगे ऐसा सियासी माहौल बनाने में, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ द लाइफ के लोग आ जाएंगे और हम उनसे रब्ता करेंगे। क्योंकि हमारा ज़ाती एजेंडा नहीं है, हम नेशनल एजेंडा पे काम कर रहे हैं। हम मुल्क में आइन की बहाली चाहते हैं, हम मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जमहूरियत जो है वो काम करे। तो इस सारे लेकिन ये सब कुछ हासिल करने के लिए, जिन अहदाफ का आपने जिक्र किया है, कैसे गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो ये अहदाफ आप हासिल कर लें, गवर्नमेंट आपकी इन चीज़ों पे मान जाए? या तो आप एक मार्च फिर से कर सकते हैं इस्लामाबाद की तरफ, एक कामयाब मार्च हो, पहले अगर आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके थे, या पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हुकूमत के इत्तेहादियों को तोड़ के कोई अदम एतमाद की तरफ जाने की कोशिश होगी। करेंगे क्या? ऐसा क्या होगा कि जिससे आप गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कि आपके मुतालिबात मानने पे राजी हो जाए?
समर, ये जो आप हिकमत अमली है, ये ऑब्वियसली हम मुतहदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से ही अनाउंस करेंगे। मेरी जहां तक ओपिनियन है या मेरी जहां तक राय है, वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सियासी जो है माहौल पैदा किया जाए। और सियासी जैसे दोस्तों को लेके एक एमआरडी जब हुई थी, तो एमआरडी में भी बहुत छोटी छोटी जमातें थी, लेकिन सही। अपोजिशन इत्तेहाद में मजबूत नजर आती है। बरक्स अगर इत्तेहादी हुकूमत हो, इसके बरक्स, तो वो कमजोर नजर आती है। तो अपोजिशन हमेशा से, हम तो उन लोगों में से हैं जो शुरू दिन से कह रहे थे कि आप सोलो फ्लाइट मत कीजिए, सोलो फ्लाइट से नुकसान होता है। और ये बात 2 दफा तहरीक इंसाफ ने सोलो फ्लाइट ली है। तो अब तमाम दोस्तों को जो हमारे इस बेयर मिनिमम कंसेंसस पे तैयार हैं, और ये आपको पता है इस्लामाबाद में भी जो एलामिया जारी हुआ मुत्तहिदा अपोजिशन का, सही है। उसमें उन्होंने यही कहा कि नए इलेक्शन इन मसाइल का हल है और मौजूदा हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, लिहाजा इस्तीफा दे के एक आज़ाद और पावरफुल इलेक्शन कमीशन के नीचे लेकिन फैसल साफ साहब, और शफाफ जो इलेक्शन कराए जाए, जो और जो फिर लोगों के मैंडेट के मुताबिक जो इस तरह की हुकूमत मूवमेंट्स होती करनी हैं, चाहिए। वो इन दी एंड जाके मामला जो हैं वो किसी डील पर ही मुंतज होते हैं। अब एमआरडी की बात कर रहे थे आप, पीडीएम को देख लें, रिसेंट पास्ट में जब आपकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी मामला जाके उनका किसी डील पे ही मुंतज हुआ था और उसी के नतीजे में जाके सारा निज़ाम जो है वो पलटा था। तो आपको भी शायद, जो अभी तो आप कह रहे हैं कोई डील हम नहीं करेंगे, शायद आपको भी एंड पे जाके कोई डील ही करनी पड़े और शायद उसी डील के लिए आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं सारा। देखिए, बात ये है कि ये डील जो है, ये जो भी सिलसिला होता है, ये तो सबर, अब जब आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स करते हैं और उसके नतीजे में अगर कोई चीज आप हासिल करते हैं, तो वो डील तो नहीं होती। जाहिर है, वो अगर हम एक तहरीक बनाने में कामयाब होते हैं, हम सियासी माहौल क्रिएट करने में कामयाब होते हैं, तो उसका मकसद यही है कि आप एक किसी मकसद जो है बड़े मकसद तक पहुंचे। हमारा ये मानना है कि मुल्क में अगर आइन और जमहूरियत की बहाली होती है, तो सही हमारे है। केसेस जो है वो इतने कमजोर हैं कि वो खड़े नहीं हो सकेंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये इसको डील तो लेकिन जब होती है जब आप बगैर किसी सियासी माहौल के या कुछ इस तरह से नवाज शरीफ साहब प्लेटलेट से लेकिन नीचे करके भाग गए, लेकिन या इस जरदारी साहब चले गए। इन सब अहदाफ के हुसूल के लिए अपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना जरूरी है, अपोजिशन में यकजहती का होना बड़ा जरूरी है, एक दूसरे पे शकूक व शुबहात ना हो, एजेंडा आपका एक हो, लेकिन जहाँ पे शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, मौलाना फजल रहमान ये कह चुके हैं पिछले हफ्ते कि हमारा एजेंडा एक शख्स की रिहाई से बड़ा होना चाहिए, और उन्हें भी शक है कि यह खान साहब की रिहाई के लिए तरीके से आप कहीं इस्तेमाल ना कर रही हो अपोजिशन को। फिर दूसरा जनाब जो है यकतरफा फैसलों का बड़ा मसला है। एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालने की आपकी पॉलिसी, आप उन पर तनकीद भी करते हैं, आप उनके खिलाफ जो है वो मूवमेंट चलाने की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ आप उन्हें खतूत भी लिखते हैं। तीसरा, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मिली है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के साथ, उस पर भी फवाद चौधरी साहब की राय थी कि नहीं जाना चाहिए था, बाकी अपोजिशन को भी साथ लेकर जाते या उन्हें भी एतमाद में लेते तो यह ज्यादा बेहतर होता। अब जब आपकी जो अपोजिशन को जब आप लीड कर रहे हैं, तो आप कई मामला आप सोलो फ्लाइट ले लेते हैं जिसमें बाकी अपोजिशन को बड़ी तशवीश होती है, बड़ा शक होता है। देखिए, बात यह है कि ये इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि इत्तेहाद की जो पॉलिटिक्स होती है वो बड़ी नाजुक होती है, हसास होती है, और बारीकबीनी से उसको जो है मामलात को हैंडल करना होता है। अभी हमारे मुशावरती इजलास हुए हैं, अभी तक एक बाकायदा इत्तेहाद की शक्ल नहीं बनी है। जैसे ही इत्तेहाद होगा, उसकी सरबराही जो है वो किसके जिम्मे आती है, ये हमारे इंटरनल मामलात होंगे। और ऑब्वियसली हम एक शख्स की जो मौलाना साहब की ऐसे उनके तो ये भी बात कर दी गई कि वो केपी हुकूमत में हिस्सा मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना वो ये उन्होंने कभी मुतालबा रखा है। मुतालबात सियासी हैं, मुतालबात उनके जो हैं वो सामने रखे जाएंगे इमरान खान साहब के सामने। उनमें से जायज़ मुतालबात हैं और उनको मानने में हर्ज नहीं होगा। कुछ मुतालबात को, किस तरह कुछ के मुतालबात हमारे हैं, वो हमारी गवर्नेंस से टर्म्स हैं मुतालिक है जो या कि सियासत से मुतालिक है मौलाना के मुतालबात? देखिए, सियासी मुतालबात है। मैंने कहा कुछ मुतालबात हमारे हैं। हमने तो एजेंडा जो है वो नेशनल एजेंडा दिया है, जिसमें हमारे केसेस, हमारे रहनुमाओं के केसेस, हमारी लीडरशिप के केसेस और हमारे चले लीडर के केसेस या उनकी रिहाई का मामला नुक्ता नहीं है इसमें। जब आपने इसमें जो हमारे यहाँ तक बता दिया, नुकात हैं, जब आपने यहाँ तक बता दिया फैसल चौधरी साहब के मौलाना फजल रहमान ने केपी गवर्नमेंट में शेयर नहीं मांगा, मौलाना फजल रहमान ने जो है वो ये केसेस या रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की, तो फिर उन्होंने कहा क्या है, उनके मुतालबात हैं क्या मौलाना के? देखिए, ये असद कैसर और जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, उनकी कमेटी का मैंडेट है, और वो जो मुनासिब समझेंगे इसको पब्लिक करेंगे। और अभी इमरान खान साहब से
इन मुतालबात के ऊपर जो है डेलिब्रेशंस होनी है। लिहाजा मैं मुनासिब नहीं समझता कि ये चीज़ें अभी आपके सामने रखी जाएं। मुनासिब वक्त के ऊपर ये बात होगी। कुछ और फैसल चौधरी साहब, जो मौलाना फजल रहमान ही सरबराह थे जब PDM बनी थी, आपके खिलाफ एक सक्सेस मॉडल मौजूद है रिसेंट पास्ट के अंदर, तो क्या जो आप अपोजिशन अलायंस बना रहे हैं इसकी सरबराही अगर मौलाना फजल रहमान को देनी पड़ जाए, इस पे खान साहब कितने फ्लेक्सिबल है, कितने रजामंद है? आपकी इस पे कोई डिस्कशन या बातचीत हुई है? मैंने अर्ज किया कि हमारी जो मुलाकातें हैं वो रोक दी गई हैं इसी वजह से कि ज़्यादा डिस्कशन ना हो। जिस दिन भी मुलाकात होगी इस पर डिस्कशन होगी। सरबराही, इत्तेहाद की सरबराही जो है वो बड़ा मसला नहीं है, वो भी हल कर लिया जाएगा। लेकिन इत्तेहाद का मकसद और इत्तेहाद की जो आगे एक तहरीक का जो शक्ल है या उसकी जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें चले, मैं अगर मुमकिनात की बात ही कर लूँ, ज़ाहिर है ये चीज़ इंपॉर्टेंट तो होती है कि इत्तेहाद को लीड कौन कर रहा है। क्या मौलाना फजल रहमान को जो है वो इस इत्तेहाद की सरबराही दी जा सकती है? मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारी तरफ से तो इत्तेहाद का सरबराह इमरान अहमद खान नियाज़ साहब होते हैं। अगर इमरान खान साहब नहीं हैं तो फिर ये मामला जरा मुख्तलिफ अंदाज से देखने पड़ेंगे। तो इमरान खान साहब के जो राय के मुताबिक ही हम इस पे बात करेंगे। और जहाँ तक ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी है उसके सरबराह जो हैं असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, दीगर मेंबरान हैं। उसमें अहमद रजा साहब हैं, मौलाना नासिर अब्बास साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान तो खान साहब की राय आपने कहा कि अभी तक सामने नहीं आ सकी। पार्टी के बाकी लोग जो हैं उनकी राय क्या है? वो फ्लेक्सिबल हैं मौलाना फजल रहमान को इस इत्तेहाद की सरबराही देने के हवाले से? देखिए, ये जो बातें हैं समर, ये हमारी इंटरनल डिस्कशंस हैं। अभी मौका नहीं है कि हम ये आपके सामने पब्लिक करें। जब ये पब्लिक करनी होंगी तो फिर हमारे जो इस मुत्तहिदा अपोजिशन के स्पोक्स पर्सन्स हैं, अखुंदजादा यूसुफजई हैं और हमद रजा साहब हैं या दूसरे साहबान हैं, वो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं बहुत मोहतात होता हूँ इन चीज़ों में गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि मीडिया पे बात का बतंगड़ भी बन जाता है और बतंगड़ की बात भी बन जाती है। सही है। चले, अच्छा मुझे ये बता दें कि जो आर्मी चीफ के हवाले से एक मुहिम चलाई गई है रिसेंटली, इस मुहिम को खान साहब की क्या अप्रूवल उनका हासिल था? तहरीक इंसाफ की क़यादत की क्या उसे सपोर्ट हासिल थी? इमरान खान साहब तो जेल में, उनके साथ तो किसी की मुलाकात हुई नहीं। उनकी तो मुलाकात किसी के साथ हुई नहीं। ये तो ऑर्गेनिक के मामलात है। इमरान खान साहब के ऊपर हर चीज का इल्जाम धरना फैशन है मुल्क पाकिस्तान में। और तो इमरान खान साहब तो ये बता दें कि ये शहबाज गिल साहब को पार्टी से निकालने के हवाले से खान साहब ने कोई फैसला किया था? मरवत साहब कह रहे हैं कि ये राजा नासिर अब्बास साहब की और साहबजादा हामिद रजा की मौजूदगी में खान साहब ने कहा था शहबाज गिल को पार्टी से निकालने के हवाले से। था ऐसा कोई फैसला? मुझे ऐसी कोई हिदायत या मुझे कोई ऐसी बात ना खान साहब ने की है, ना मेरे इल्म में है। और ऐसी बातें अगर हों तो मुझे इल्म ज़रूर होता है। सही हो गया। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात थे उनके खात्मे के बारे से खान साहब ने कोई हिदायत क्या जारी की है? चूँकि ये एक बड़ा संगीन मसला आ रहा है जब आप सारी अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं। पार्टी के अपने कैंप्स के अंदर, अपने रैंक्स के अंदर जो है वो इत्तेफाक व इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। मरवत साहब भी इसी पर राय में बात कर रहे थे कि अपना हाउस इन ऑर्डर जब तक नहीं होगा कोई भी मूवमेंट नहीं चल सकती। नहीं, हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ कोई इतनी खास नहीं है। क्या बलूचिस्तान में वज़ीर आला और सीनियर मिनिस्टर की लड़ाई से ज्यादा सीरियस है जहाँ पे बात अदम एतमाद तक आ गई थी? क्या नून लीग में से शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल मेहताब अब्बासी समेत बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं छोड़ के गए? क्या पीपल्स पार्टी के लोग दूसरी पार्टियों में नहीं गए? तो ऐसी बातें तो रोज होती रहती है बड़ी पार्टियों में। तो इसको शेर अफजल मरवत साहब की जात जो है वो जाहिर है पूरी तहरीक इंसाफ तो है नहीं। तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पार्टी है और इमरान खान ही इसके रूहे रवां है। वो शेर अफजल मरवत साहब हो या दूसरे लीडर कराम हो जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद होगा, वर्करों का भी एतमाद होगा, जिसके ऊपर वो हाथ रखेंगे वही कायदे अवाम होगा और वही तहरीक इंसाफ में लीडर गर्दाना जाता है। ठीक, लिहाजा ये का कहना कि अंदरूनी इख्तलाफात है, अंदरूनी इख्तलाफात का पार्टी की बैरूनी दूसरी पार्टियों से सियासत से कोई मामलात नहीं है। हमारे जो इस चीज को जरा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता है वो हमारी नजर में है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू लाज़ा की फैसल चौधरी साहब की, जिनका कहना है कि तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि एक भरपूर अपोजिशन अलायंस बनाया जाए, हुकूमत को प्रेशराइज करके
जो अहम बड़े मुतालबात हैं उनको मनवाने के लिए प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कल क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है दुबई में, पाकिस्तान और भारत का मैच। पाकिस्तान के लिए ये मैच दो वजूहात की वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो जाहिर है भारत के साथ मैच है, और दूसरा पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट में ये डू और डाई की सिचुएशन बनी हुई है। भारत से मैच जीतेंगे तो टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान जो है वो मजीद अपना सफर जारी रख सकेगा। कल के मैच में पाकिस्तान टीम को किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए, क्या तब्दीलियां करनी चाहिए और हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे डिटेल्ड। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का एक इंतहाई अहम तरीन मैच कल दुबई में खेला जाएगा और शाहीनों की तैयारी तो भरपूर दिखाई दे रही है। दो कुछ सेटबैक्स हुए हैं, पहले साइम अयूब की इंजरी, उसके बाद फ़खर जमान की इंजरी की वजह से उनका टीम से बाहर होना, और अब इमामुल हक की टीम में वापसी हुई है। कम्बिनेशन की बात भी करेंगे और कल के मैच के वाले से पाकिस्तान टीम की स्ट्रेटजी भारत के खिलाफ क्या होनी चाहिए, क्या क्या तब्दीलियां टीम में लानी चाहिए। टॉस अगर पाकिस्तान जीता है तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग, क्योंकि माजी का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 2 मैचेस जो भारत जीता है वो बैटिंग सेकंड में जीता है। कल के मैच के बारे से मजीद बात करके हमें ज्वाइन किया है तौफीक उमर साहब ने, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया तौफीक भाई, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे शाहीनों को कि किस अप्रोच के साथ, किस माइंडसेट के साथ कल वो मैदान में उतरे? देखें समर भाई, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो सबको पता है कि ये एक बहुत ही मतलब पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पे होती हैं और हर जो है बंदा ये मैच देख रहा होता है। आई थिंक इसमें मैं समझता हूँ कि जो भी टीम जो है वो अच्छा प्रेशर को ऑब्जर्व करेगी और जो उस दिन जो है ऑन द डे, क्योंकि इस मैच में होता ये है कि जो पहले जिसने जो भी रिकॉर्ड्स, प्रीवियस मैच गेम्स, सब कुछ पीछे रह जाता है। जो इस मैच में जज्बे के साथ और जो अच्छी हिकमत अमली के साथ और जो अच्छी प्लानिंग के साथ खेलेगा, आई थिंक उस चीज को नो डाउट के अगर आप ऑन पेपर देखें तो इंडिया की टीम इस वक्त बहुत बेहतर है। उनके मतलब आप देखेंगे, अगर उनकी बैटिंग देख लें, दे ऑल इन गुड फॉर्म। उनकी बॉलिंग देख लें तो उनके जितने भी आप कह लें कि उनके जो स्पिनर्स हैं वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बट इंडिया पाकिस्तान की गेम ऐसी होती है कि ऑन द डे जो टीम अच्छा प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व करेगी और जो चढ़ के खेलेगी, दलेरी से खेलेगी, आई थिंक वो टीम जो है वो उसको एडवांटेज मिलता है। यानी स्किल्स के साथ साथ जो है वो नर्व्स का भी बड़ा इम्तिहान होगा। जो टीम स्ट्रॉन्ग नर्व्स अपने रखेगी, अपने असाब पर काबू रखेगी, वो बेहतर ऑन द डे परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन जाहिर है अगर हम टीम कम्बिनेशन की बात करें तो पाकिस्तान टीम जो है पिछले जो मैच में शिकस्त हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या हमें सेम कम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहिए? सेम तो उस तरह नहीं हो सकता क्योंकि फ़खर जमान की जगह आप इमामुल हक टीम में आ जाएंगे, तो क्या हमें इमामुल हक को ओपनर ट्राई करना चाहिए या उस्मान खान के साथ हमें जाना चाहिए? और टीम के अंदर आप क्या तब्दीलियां आप सजेस्ट करते हैं? बाकी इसके अलावा क्या कम्बिनेशन, किस टीम के साथ हमें जाना चाहिए अगले मैच के अंदर? देखिए समर भाई, आई थिंक के उस्मान खान का मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उसका अभी तक वनडे का डेब्यू भी नहीं हुआ, एक मैच भी नहीं वो खेला। और हमारे लिए ये डू एंड डाई गेम है, आपको पता है, और इंडिया पाकिस्तान का इतना प्रेशर वाला गेम, आई थिंक हमें इमाम के साथ ही जाना चाहिए। इमाम एक्सपीरियंस भी है और आई थिंक कि उसने परफॉर्म भी कर रखा है, उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, स्ट्राइक रेट भी बड़ा डिसेंट है। आई थिंक इमाम के साथ ही जाना चाहिए इस मैच में, क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर दुबई की कंडीशंस को आप देखें ना, तो यहाँ पे लास्ट मैच जो हमने देखा है अगेंस्ट बांग्लादेश और इंडिया का, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत हाई स्कोरिंग गेम होगा। यहाँ पे जो विकेट है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोअर साइड पे है और यहाँ पे बॉल टर्न भी होता है। तो आई थिंक कि यहाँ पे जो टीम भी खेलेगी बिटवीन जो 10 to 40 ओवर्स हैं, उसमें जो टीम अच्छा खेलेगी और उसमें जो टीम विकेट्स लेने में कामयाब होगी उसको एडवांटेज होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है। बड़ी अहम बात की है आपने उमर भाई, तौफीक भाई, के जो 10 से 40 ओवर के दरमियान पाकिस्तान का मसला ही तो सबसे बड़ा यही है कि हम मैचेस क्यों हार रहे हैं। हम इसलिए मैचेस हार रहे हैं कि बीच के ओवर्स में, मिडिल ओवर्स में हम विकेटें नहीं ले पा रहे। हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो विकेटें लेकर हमें दे सके, तो ये एक बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है। तो आप बॉलिंग में जो हमारा कम्बिनेशन बन रहा है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और उसके बाद हारिस रऊफ, 3 फास्ट बॉलर्स,
और एक हम उसमें डालते हैं मोहम्मद इब्रार को एज प्रॉपर स्पिनर, और साथ उसके दो हमारे जो पार्ट टाइमर्स हैं जिनमें खुशदिल शाह और सलमान अली आगा हैं। ये एक बेहतर बॉलिंग का यूनिट आपको लग रहा है, या इसमें कोई तब्दीली हमें लानी चाहिए अगले मैच के अंदर? देखें समर भाई, आई थिंक कि अब जो टीम अनाउंस हो चुकी है, आपके पास यही बेस्ट अवेलेबल है, यही बेस्ट चॉइस है आपके पास कोई ऐसी चॉइस, आपके पास कोई बाय और एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं है। दुबई वाली कंडीशंस में एक एक्स्ट्रा स्पिनर पड़ता है टीम में, एक एक्स्ट्रा स्पिनर। देखें इंडिया जो है वो 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जा रहा है। अक्षर पटेल है उनके पास, जडेजा है, और उनके पास वो जो वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने शामिल किया है, और उनकी टीम में वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, और साथ साथ वाशिंगटन सुंदर भी उनकी टीम में है, वो भी कर लेते हैं स्पिन बॉलर। 3 स्पिनर्स के साथ वो जा रहे हैं, हम लोगों के पास सिर्फ एक स्पिनर है। देखें मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि देखें आप एक कम बॉलर के साथ तब अफोर्ड कर सकते हैं समर भाई, जब आपके जो बाकी बॉलर्स हैं दे ऑल इन गुड फॉर्म, वो परफॉर्म कर रहे हो, वो मिडिल ओवर्स में आपको विकेट्स भी लेके दे रहे हो, वो आपको कंटेन बॉलिंग भी कर रहे हो, तो फिर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि चलें आप 5वां बॉलर जो है वो आप खुशदिल शाह और सलमान अली आगा जो है उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाकी बॉलर्स जो हैं, जो अभी रिसेंट जो हमने उनकी फॉर्म देखी है वो इतनी अच्छी नहीं है, चाहे वो आपके डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करने वाला कोई नहीं है हमारे पास ना, हम डेथ ओवर्स में बड़े स्कोर खा रहे हैं, हम बड़ा रन खा रहे हैं वहां पे। सबसे देखिए बहुत बड़ा ये कंसर्न है कि हमने पिछले अगर 3 मैचेस आप देखें जिसमें हमने पहले बॉलिंग की है, तो तीनों मैचेस में हमने 100+ रन्स दिए लास्ट 10 ओवर्स में। इट्स अ बिग कंसर्न। और उसमें देखें अगर आप हर मैच में इस तरह से करेंगे कि आप लास्ट 10 ओवर्स में 100+ रन्स देंगे, तो बहुत मुश्किल होगा कि आप 300 से नीचे टीम को पकड़ सकते हैं। तो देखें यही एक चीज जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम में जो मिसिंग नजर आ रही है, क्योंकि दुबई की कंडीशंस में आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आपके पास स्पेशली स्पिनर और बाहर कोई नहीं है। आई थिंक ये चीज जो है ये थोड़ा सा मिसिंग जरूर होगी, और इंडिया को एडवांटेज भी इस चीज का होगा कि वो तीनों स्पिनर्स जो है उनके वो पक्के स्पिनर हैं, वो उनके पार्ट टाइम नहीं है। बल्कि हम जहां पे 2 स्पिनर्स जो है सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, ये हमारे पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, ठीक है। तो बस ये एक थोड़ा सा हमारा जो वीकर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीक एरिया है जहां पे हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा लास्ट मैच में इवन जो बांग्लादेश के स्पिनर्स थे उन्होंने भी इंडियन बैटर्स को जो वो हार्ड टाइम दिया है वहां पे। आई थिंक ये ऐसा है क्योंकि दुबई में अगर वही विकेट होती है, उस तरह की विकेट, और जो मुझे लगता है कि उसी तरह की होगी, तो आई थिंक वहां पे ये थोड़ा सा कंसर्न पाकिस्तान को ये जरूर होना होगा, और ये चीज मिस जरूर होगी कि पाकिस्तान के पास एक स्पिनर की कमी। और पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पहले हमें बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग पहले करनी चाहिए? देखिए जो लास्ट टाइम मैंने देखा है, क्योंकि वहां पे ड्यू फैक्टर नहीं है, लास्ट टाइम भी दुबई की अगर आप देखें बात करें तो वहां पे ड्यू नहीं पड़ रही, तो अगर विकेट इसी तरह स्लो होती है तो आई थिंक पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम अगर ड्यू नहीं पड़ती तो विकेट और ज्यादा जो है स्लोअर साइड पे जाती है। तो आई थिंक कि अगर हम टॉस जीतते हैं और जिस तरह की लास्ट विकेट थी उसी तरह की विकेट होती है, तो हमें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। बाकी वहां पे जो कंडीशंस होंगी, वहां पे हमारा जो कोचिंग स्टाफ है या जो वहां पे हैं, आई थिंक वो उसको जरूर रीड करेंगे, विकेट को भी और कंडीशन को वो उस हिसाब से लेंगे। लेकिन जिस तरह की लास्ट विकेट मैंने देखी है उसमें हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम मुझे लगता है कि और स्लोअर साइड पे विकेट जा सकती है। और बैटिंग ऑर्डर आप क्या समझ रहे हैं कि इमाम और बाबर के साथ ही हमें ओपन करना चाहिए, नंबर 3 पे रिजवान आए, ये बेहतर एक बैटिंग ऑर्डर है, या इसमें भी हमें तब्दीली करनी चाहिए, बाबर को नंबर 3 पे ला के किसी और से ओपन करवा लिया जाए, रिजवान से ओपन करवा लिया जाए, जो कि बाबर 3 पे उनके जितने रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने नंबर 3 पे बनाए सारे अपने? देखिए समर भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और उसकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज आप देखें उसके अगर 1900 हैं तो वो नंबर 3 पे हैं। आई डोंट नो कि इसके लिए उसको क्यों ओपन करवाई जा रही है, लेकिन अब मसला ये है कि क्योंकि अब आपके पास मतलब ये समझ लें कि ये आपके पास डू एंड डाई मैच है ये आपका। इसमें अगर आप बहुत ज्यादा चेंजिंग्स कर लेंगे और आप मतलब उस नंबर भी बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर देंगे, तो आई थिंक उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। आई थिंक अब जो आपके पास आपने जो किसी को भी आप रोल दिया हुआ है, अगर बाबर को आपने कहा है कि इस टूर्नामेंट में आपने ओपन ही करनी है, तो फिर उसको ओपन करने दें। अब आप बहुत ज्यादा चेंजिंग्स की तरफ जाएंगे तो मुश्किल होगी, तो वो उसमें जितने भी बैटर्स भी हैं या प्लेयर्स जो होते हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो आई थिंक ये चीज जो है अब नहीं होनी चाहिए। अगर बाबर जो है वो अल्लाह करे कि कल परफॉर्म करे,
क्योंकि वो एक ऐसा बैटर है कि जिस दिन वो परफॉर्म करेगा और जिस तरह से लास्ट मैच में उसने किया उस तरह नहीं, मतलब जो जिस तरीके से ऐसा ही है। डेढ़ डॉट बॉल हमने खेल ली पिछले मैच के अंदर, 25 ओवर हमने डॉट बॉल खेल लिए थे। सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तानी टीम का है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, उसमें टीमें इंटेंट ही 300 प्लस का करती हैं और हमारा इंटेंट ही 250 का होता है। जो हम 250 यानी कि टोटल 300 में से 150 बॉलें हमने जो है वो डॉट खेल ली पिछले मैच के अंदर। तो ये डॉट के बजाय अगर हम उसे सिंगल डबल में कन्वर्ट करें, रन बॉल खेलते रहे अगर, तो ये ज्यादा बेहतर रहता है। हमारी अप्रोच अभी तक नहीं बदली क्रिकेट खेलने की। देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट में समर भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है स्ट्राइक रोटेशन। ठीक है, आपको समटाइम ऐसा है कि आपको हमेशा जो है बाउंड्रीज नहीं मिलती, लेकिन अगर जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं वो जब उनको मुश्किल पड़ती है तो वो कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक रोटेट करते रहें। देखें, और सबसे जो मतलब मैं हैरानकुन बात ये थी कि 25 ओवर तकरीबन आपने डॉट बॉल्स तब खेली हैं जब आप 320 रन चेस करने के लिए जा रहे हैं। तो मतलब इस तरह से तो आपने बिल्कुल ही अपने आप को गेम से बाहर कर लिया था। ऐसा ही है। तो ये इस तरह ये तो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है मॉडर्न डे क्रिकेट में, हमें सिंगल डबल पे इन्हिसार करना पड़ेगा, हमें स्ट्राइक रोटेशन अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर ये चीज नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी कि आपको टॉप टीम्स जो है वो करीब भी आने देंगी। तो कल के मैच के लिए मैं यही कहूंगा कि देखें, अगर आप दूसरी जितनी भी टीम्स हैं, अगर आप ये देखेंगे उनके टॉप 3 बैटर्स में से किसी ना किसी ने बड़े रन्स किए तो बड़े रन्स हुए हैं। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो है जो टॉप ऑर्डर है वो उस तरह से परफॉर्म और लंबे रन्स नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक जो सेटल हो जाए उसको फिर चाहिए कि वो फिर टीम को अपने गिर्द, मतलब बाकी जितने भी बैटर्स हैं वो उसके गिर्द खेलें और वो एक बड़े रन्स के बड़े स्कोर का सोचे, ना कि वो 60-70 रन्स करके आउट हो जाए। तो उसमें ये है कि जो कल के मैच के लिए यही होगा कि जैसे शुभमन गिल ने लास्ट मैच में आपने देखा कि उसने फिनिश किया है। तो अगर कोई सेट हो जाए तो वो फिर मैच फिनिश करने के लिए की तरफ जाए, ना कि वो जो है वो 60-70 अपना करके वो आउट हो जाए। बहुत शुक्रिया तौफीक उमर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम मैच है, क्योंकि ये मैच एक तो भारत के साथ है और भारत के खिलाफ तो पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल भी अपनी टीम को हारता हुआ नहीं बर्दाश्त कर सकते। और दूसरा, इस टूर्नामेंट में रहने के लिए, इवेंट में रहने के लिए, और इवेंट का चूँकि मेज़बान पाकिस्तान है तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कल का मैच जीतना पाकिस्तान के लिए। आई होप कि शाहीन जो हैं वो अपना पूरा जोर लगाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो स्किल के साथ साथ कल जो जिस पे ज़्यादा इन्हिसार होगा वो होगा टीमों के नर्व्स के ऊपर। जो टीम अपने आसाब पे ज़्यादा काबू रख पाएगी बेहतर अंदाज में, वो ऑन द ग्राउंड ऑन द डे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेगी। पाकिस्तानी टीम के लिए एक तमाम 9 के साथ प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और इंतहाई अहम तरीन मामले की। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए, इंतजामी बुनियादों और अवाम की सहूलत के लिए पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर है, लेकिन बदकिस्मती से दहाइयों से इस मुतालबे को सियासी और लसानी मसला बना दिया गया तो किसी सूरत रियासत और अवाम के मुफाद में नहीं। सितम यह है कि इसी मुतालबे को हमारी सियासी जमातें सियासी और इंतखाबी नारे के लिए तो भरपूर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इक़्तिदार में आकर इस नारे और इस मुतालबे को सर्द खाने की नज़र कर दिया जाता है। गुज़िश्ता कई आम इंतखाबात में नए सूबे बनाने का नारा लगाकर तकरीबन तमाम ही बड़ी जमातें नशिस्तें हासिल करती रही हैं। आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब को तकसीम करके जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने के मामले पर दहाइयों से सियासत की जाती रही है और हर बार जनूबी पंजाब के बासियों की महरूमियों का हल अलहदा सूबे का क़याम बताया जाता रहा है। 2008 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर इस खित्ते से ताल्लुक पर जनूबी पंजाब सूबे के क़याम का बानी बनने के लिए दबाव था। उन्होंने इस सिलसिले में कोशिश की और कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में करारदाद भी पेश की गई। साथ ही दावा किया गया कि बस अब अलग सूबा बनने ही वाला है, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी ना हो सका। इस मामले के मौखर होने का सबब मुस्लिम लीग नून का इनकार बताया गया। फिर 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून इस खित्ते से अलहदा सूबा बनाने का वादा करके कामयाब तो हुई, लेकिन उन्होंने भी हुकूमत खत्म होने से कबल पार्लियामेंट और पंजाब असम्बली में अलहदा सूबे के क़याम की करारदादें जमा करा दी और अमली इक़दामात के ऐलानात किए।
लेकिन वो करारदादें भी ऐवानों के रिकॉर्ड में दब गईं और अमली तौर पर कुछ भी ना हो सका। दोनों बड़ी सियासी जमातों की जानिब से अलग सूबा बनाने का वादा वफा न करने के ताने पर पीटीआई ने यह जिम्मेदारी उठाई और 2018 के इलेक्शन से कबल पीटीआई ने अलहदा सूबे के लिए बनने वाले सियासी धड़े जनूबी पंजाब सूबा महाज से बाकायदा तहरीरी मुआहिदा किया कि हुकूमत कायम होने के 100 दिन में ही ये सूबा बन जाएगा। ताहम पीटीआई ने भी जिस जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाने का वादा किया था उसे अमलन एक अलहदा सेक्रेटरीट पर टाल दिया गया। 2024 के आम इंतखाबात में नए सूबों के क़याम के हवाले से बयानिए के इस तकल्लुफ़ को भी ज़रूरी नहीं समझा गया। यूं सियासी और कौमी सतह पर यह बहस पस मंज़र में चली गई, मगर इस ठोस कौमी तकाजे की अहमियत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी हज़ारा सूबे के क़याम के लिए पिछली कई दहाइयों से तहरीक चल रही है, जो 2010 में अपनी पीक पर पहुंची थी, जिसमें इस तहरीक के दौरान 7 अफराद ने अपनी जानें भी दी थी। और साथ साथ सिंध के अंदर भी मुतअद्दद नए सूबों के क़याम के हवाले से एमकेएम और दीगर सियासी जमातें मुतालबात कर रही हैं। आईन पाकिस्तान के मुताबिक किसी भी सूबे को तकसीम करके अलहदा यूनिट कायम करने के लिए कानून साजी लाजिम है, जिसके तरीक़ाकार के मुताबिक पार्लियामेंट में इस कानून साजी के हक में अरकान की 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, जो मौजूदा हालात में किसी हुकूमत के लिए हासिल करना मुश्किल नहीं नजर आता। ऐसा इस सूरत में ही मुमकिन है जब आने वाली हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ को भी अपने साथ मिला ले। जिस सूबे को तकसीम करना हो उसकी असम्बली से यह करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद बिल पास करवाना जरूरी है। मौजूदा दौर में बड़े रकमों के बजाय बेहतर इंतजामी सलाहियतों की बुनियाद पर हुक्मरानी की जांच होती है। इंतजामी यूनिट जिस कदर छोटा हो उसे चलाना उतना ही आसान है। दुनिया भर की जमहूरियतों से यही सबक मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमतों का ज्यादा अख्तियारात के हामिल सूबों की जानिब से मुफादात के टकराव का खदशा है। चुनांचे जब भी नए सूबे बनाने की बात की जाती है तो इस जायज मुतालबे को सोए हुए फितनों को जगाने जैसा समझा जाता है। ऐसा कब तक चलेगा और मौजूदा सियासी क़यादत ज्यादा इंतजामी यूनिट्स बनाने से क्यों गुरेजा है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर, ये बताएगा कि नए सूबों के क़याम के हवाले से ज़रूरत का एहसास तो तकरीबन हर सियासी जमात को है, इससे इनकार किसी को नहीं है, लेकिन अमलन जब बात आती है नए सूबे बनाने के हवाले से तो जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं वो हमेशा इस मसले पर सिर्फ सियासत ही करती हैं। उन लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है इलेक्शन से पहले उनके वोट लेने के लिए, लेकिन बाद में जब इख्तियारात मिल जाते हैं तो इस तरफ आगे नहीं बढ़ा जाता है सिमत में। क्या समझते हैं, क्यों बड़ी सियासी जमातें खाइफ हैं नए सूबे बनाने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बात बड़ी क्लियर सी है कि नए सूबे बनना, छोटे इंतजामी यूनिट बनने का मतलब है कि अवाम का इक़्तिदार से कुर्बत। नए सूबे बनने का मतलब यह है कि अवाम तक हुकूमत को अवाम के करीब ले जाना। हमारी वो बातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कभी बल्दियाती निज़ाम तक को नहीं आने दिया, और इसी तरह से बड़े बड़े सूबे बना के इन्होंने मुल्क के अंदर वडेरों और बड़े अख्तियार रखने वालों को ताकतवर बनाने की कोशिश की है। और मैं चूंकि इस चीज का दाई हूँ, पाकिस्तान के अंदर नए सूबे की बात करना तो एक वक्त तक मुल्क तोड़ने की बात तस्वर होता था। मैंने जब 2008 से लेके 12 तक इसके ऊपर मुसलसल कैंपेन की, उसके बाद ये आगाही पैदा हुई कि सूबे अवाम की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। जब आबादी एक हद से ज्यादा हो जाती है तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनमें खुद ब खुद उन यूनिट्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। और इंडिया की मिसाल, मैं अब मिसालों में अभी नहीं जाता, वो बहुत ज्यादा है, उन्हें डेटा में दिखा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि 2012 में पंजाब असेंबली ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास की खुद, जिसके अंदर उन्होंने ये डिमांड किया कि पंजाब के अंदर 2 नए सूबे बनाए जाएं, एक बहावलपुर और एक जनूबी पंजाब सूबा। और इन 2 नए सूबों को बनाने की यूनानिमस करारदाद पास होने के बाद ये करारदाद आज भी तारीखी तौर पे मौजूदा हुकूमत और हर हुकूमत की इखलाकी और आईनी जिम्मेदारी है कि वो इस करारदाद पे अमल दरामद करे। लेकिन तमाम बड़ी पार्टियां जो अपने लिए बड़े बड़े इक़्तिदार चाहती हैं, जिन्होंने इस मुल्क को अपनी
मरूसी गिरफ्त में रखा हुआ है। वो नहीं चाहते कि उनकी मरूसियत के अंदर मौजूद इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो छोटे हो जाएं, जिसकी वजह से इक़्तिदार अवाम के करीब चला जाए। अब जिन सूबों की हमने बात की थी, उन दोनों सूबों की ये कैफियत थी कि उन दोनों सूबों के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी फर्द जो था वो अपने सूबाई मरकज तक आके रात तक वापस जा सकता था, और यही इंतजामी यूनिट की रिक्वायरमेंट। आप पंजाब जैसे सूबे को इस वक्त लें कि इस आबादी पर मुश्तमिल ये सूबा है सर। हाँ, और इसमें इस वक्त ये कैफियत है कि इसमें सिर्फ एक मिनिस्ट्री के लिए 7-7 मिनिस्ट्रियां बनाई हुई हैं। मतलब पंजाब में एजुकेशन, हायर एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, और इसके बाद जनाब वो स्कूल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। मतलब ये है कि इन्होंने इंतजामी मशीनरी का वजन तो बढ़ाया है, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं किया। और फिर जब आप ये देखें कि अभी जब पीटीआई की हुकूमत आई पिछली दफा, क्या हुआ है, पूरा महाज बना सर, एक पूरा इलेक्शन लड़ा गया, जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया गया, वो तहरीक इंसाफ में जम हुआ, कहा गया कि पहले 100 दिन के अंदर जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, फिर बाद में एक सेक्रेटरीट बना के टाल दिया गया। अब सेक्रेटरीट बनने के बाद क्या हुआ, जब सेक्रेटरीट बनाने का ये चले थे, मेरे पास ये आए थे इनके कायदीन, मैंने कहा आप ये क्या जुल्म कर रहे हैं, इस तरह तो सुर्ख फीता डबल लंबा हो जाएगा। जी हाँ। आज आप जाए पूरे जनूबी पंजाब के अंदर, उनसे पूछ लें कि एक अगर स्कूल टीचर रिटायर हो तो पहले अगर उसको ऊपर का खर्चा मशीनरी को 1 लाख देना पड़ता था, अब उसे 1,30,000 देने पड़ते हैं। इंतजाम वहां के जो अफसर होते हैं वो उसे, अब हमने 2 सेक्रेटरीटों से इसको पास करवाना है। मतलब ये है कि मतलब रोजे बख्शवाने का इतना गए थे, रोजे ले। तो दुरानी साहब, जो एक तजवीज़ है, जो एक अगर हम सियासी लिहाज से देखें कि एक नई क़यादत सामने आती है, मुतबादल क़यादत सामने आती है भारत के अंदर, आप देखें बड़ी सक्सेसफुल इसकी एग्जाम्पल मौजूद है कि किस तरह से गुजरात से नरेंद्र मोदी का राइज होता है एक रियासत से, और वो उठ के भारत के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अगर जो डिवीजन है, एक राय ये भी है, एक तजवीज़ ये भी है कि जितने डिवीजन हैं पाकिस्तान के अंदर, 31 डिवीजन जो हैं उन्हें ही सूबों में तब्दील कर दिया जाए तो निचली सतह पर लोकल लेवल पे बड़ी अच्छी गवर्नेंस हो सकती है, मुतबादल अच्छी लीडरशिप पॉलिटिकल सामने आ सकती है। क्या ये चीज़ भी सियासी जमातों को जो है वो परेशान करती है, खौफजदा करती है कि मुतबादल क़यादत सामने ना आ जाए? देखें, आप इस वक्त पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर जो नेशनल असेंबली का यूनिट है वो सबसे बड़ा है। जी हाँ। सूबाई के जो साइजेस हैं वो सबसे बड़े। ये नहीं, बल्दियाती इंतखाबात ये कराते इसलिए नहीं है कि इसके नतीजे में मुतबादल क़यादत एक दफा करवाए थे, उसमें से निकल आए और उसके बाद इन्होंने उस डब्बे को क्लोज कर दिया। अब मैं सूबों की आपको बात बताऊं कि सूबे अगर छोटे बन जाते हैं, उन सूबों के नतीजे में आपको ये मैं बता दूं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हो सकता। जी हाँ। कोई पाकिस्तान में एक आइन को तोड़ ही नहीं सकता अगर उसके मुहाफिज इतने यूनिट्स हो। दूसरी बात यह है कि जो नफरतें हैं आज की, वो बलोचिस्तान में देखें क्या हो रहा है, पंजाब की नफरत, केपीके में पंजाब बेचारे की नफरत, सिंध के अंदर पंजाब की नफरत, वो पंजाब जो सबसे ज्यादा कुर्बानी देता है वो भी रगड़े में है, इसलिए कि उसका साइज याया खान ने मजीद बड़ा कर दिया था 70 के बाद। मतलब हम जो इस वक्त सजा पा रहे हैं, ये मुल्क जिस चीज की वजह से आजमाइश से गुजर रहा है, वो गलत फैसले हैं जो इंतजामी बुनियाद पे किए गए हैं, और जिस से गवर्नेंस के बजाय यहाँ सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन होती है, यहाँ अफसरों की तादाद बढ़ती है, राइट साइजिंग के नाम पे अब जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है जी। और आप ये देखें कि कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू किया जाता है, सिर्फ अफसरों की तादाद बढ़ जाती है और अवाम तक उसके फवायद जो हैं वो कम से कम तर हो जाते हैं। मैं ये बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि फौरी तौर पे चले, अगर आपने एक टेस्ट करना है तो आपने 2 प्रोविंसेस की करारदादें पास की हुई, 2 बनाए। जिस दिन ये 2 छोटे प्रोविंस बन गए, मैं आपको बता दूं कि पूरे मुल्क के अंदर अवाम का एक रेला उठेगा जो कहेगा कि जी हमें अपनी रीजनल गवर्नेंस चाहिए, हमें अपने इलाके चाहिए। फिर ये 2 मरूसी खानदानों की आमरीत नहीं रहेगी मुल्क के अंदर,
फिर मुल्क के अंदर जो है अवाम की हुक्मरानी ऐसे ही ऐसा सिर्फ जो है पंजाब के अंदर नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हज़ारा सूबे की डिमांड बड़े अरसे से चली आ रही है। वहाँ पे एक तहरीक भी चली, उस पर कुछ जाने भी गई 2011-12 में, और फिर इसके साथ साथ सिंध के अंदर भी ये मुतालबा होता है कि वहाँ भी ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, उसे तोड़ के मजीद वहाँ पे सूबे बनने चाहिए। तो ये तो डिमांड जो है वो पूरे मुल्क के अंदर से सामने आ रही है। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अगर आप KPK को ले लें, KPK का एक बंदा जो चित्राल से चलेगा अपना काम कराने के लिए और पेशावर आएगा, और दूसरी तरफ दूसरा फर्द जो है वो DI खान के आगे वो कौन सी जगह है वहां से वजीरिस्तान से आएगा, कोई शुमारी वजीरिस्तान से आएगा, अब जाहिर है आके वो पेशावर आएगा। मतलब ये है कि यार क्या अवाम ने जुर्म किया है कि वो पाकिस्तान में आ गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अवाम की फलाह के लिए कोई इंतजामी इकदाम उठाना भी नामुमकिन बना दिया गया है, क्योंकि उससे अवाम का फायदा होता है। इन्हें सिर्फ हुक्मरानी चाहिए, बड़े बड़े जहाज चाहिए, बड़े इख्तियार चाहिए, बड़े बड़े इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए। और आपको ये मैं बताऊं कि जो भी वजीर आला आता है वो अपने सूबे का 70% बजट जो है या वो कैपिटल पे लगाता है और या अपने इलाके पे लगाता है। वजह उसकी ये होती है कि हाउसिंग स्कीमें बनानी होती है, वहां उन्होंने डेवलपमेंट किया, और उस सारे के नतीजे में वो ये करते हैं कि वो अवाम के मफादात को जो है वो अपने जाती मफाद में कन्वर्ट करने के लिए सूबे के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं इस पे बहुत वो मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस इशू को उठाया है, और मेरी आपसे ये इस्तदा होगी कि इस इशू को लेके चले, ये अवाम का इशू है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर नए सूबों के क़याम के हवाले से, नए इंतजामी यूनिट के क़याम के हवाले से जो बहस इक़्तिदार के ऐवानों से छिड़ी थी फिर सख्त खाने में चली गई, उसे दोबारा रिवाइव करना वक्त की ज़रूरत है। ये पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में भी है, पाकिस्तानी रियासत के भी मुफाद में है। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।